योगी आदित्यनाथ का एक और स्टेटमेंट, ये कहा जा रहा है कि ये बटेंगे तो कटेंगे का एक्सटेंडेड वर्जन है क्या? चुनाव आने से पहले और चुनावी तैयारियों के बीच शायद बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती माइनॉरिटीज पर अटैक करने का, ये कह रहा है विपक्ष। क्या जरूरत पड़ी योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से डीएनए का जिक्र करने की, जब विपक्ष ने कह दिया कि आप भी करा लीजिए अपना डीएनए टेस्ट, हम भी करा लेते हैं। देखिए, माननीय योगी जी अपराधियों की बात कर रहे थे, आतंकियों की बात कर रहे थे। जो आतंक की घटना घटी है संभल में, वही आतंकी घटना घट रही है बंगाल में। और यही चीज पहले हुआ था, जो आज से 500 साल पहले जब बाबर आए थे। क्योंकि सबसे पहली चीज है कि हमारे कानून में इकबालिया बयान को बहुत अहमियत दी जाती है अपराध में। तो अगर कोई अपराध की घटना घटी है, और बाबर ने खुद आईने अकबरी में ये कहा है और बाबरनामा में कहा है, वॉल्यूम 2 पेज 285, कि साहब मैंने इसको तोड़वाया है। संभल की मस्जिद का जो मंदिर है, अयोध्या का मंदिर है और पानीपत का, ये तीनों उन्होंने कहा है कि मैंने तोड़वाया है। तो जब, और वो सेकुलर थे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में लगा दिया। उन्होंने ये बात कही। यही चीज औरंगजेब ने कही मासीर आलमगिरी में। उन्होंने कहा कि साहब, उनका जो कोर्ट का ऑर्डर था कि साहब 1659 को 2 तारीख को ये रिपोर्ट आ गई थी उनके कोर्ट में कि साहब जो बनारस की जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है उसको तोड़ दिया गया है। और उसकी रिपोर्ट आई, उसी के साथ दूसरा मंदिर जो कालका जी में दिल्ली में, उसको तोड़ने का ऑर्डर इशू हुआ। और उसके बाद ऑर्डर इशू हुआ कि साहब जो केशव देव मंदिर है मथुरा में, उसको तोड़ के उसकी मूर्तियों को आगरा लाया जाए और जहानारा मस्जिद के सामने उसको बिछाया जाए, ताकि मोमिन या जो पुण्य आत्मा लोग हैं उसके ऊपर चल के मस्जिद जाए। तो ये वो लोग कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जितने भारत के मुसलमान हैं वो मेरे अपने हैं। मैं तो उनके ऊपर भी क्लेम कर रहा हूं। लेकिन यहाँ उनकी बात हो रही है, जो आपराधिक तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो आतंकी तत्व हैं, ये वहां भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं। और बीच बीच में इनकी इस तरह की घटना को अंजाम दे के वो बता देते हैं कि हम जीवित हैं और उनसे हमें बचने की जरूरत है। इसको माननीय योगी जी आगाह कर रहे हैं सारी जनता को, पूरे देश को। ठीक है, मनोज यादव जी प्रसंग समझ गए। जो अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा, उन्होंने क्यों कहा, जिसको शरद त्रिवेदी जी ने एक्सप्लेन किया। लेकिन ऐसा क्यों लगता है समाजवादी पार्टी की बौखलाहट देखकर कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना के उस थॉट प्रोसेस में निशाना शायद सही जगह पर लगा हो, इसीलिए अखिलेश यादव को इतनी समस्या हो गई कि वो यहां तक पहुंच गए कि योगी आदित्यनाथ भी अपना डीएनए टेस्ट करवा ले, हम भी करवा लेते। अरे अपराधियों की बात कर रहे थे, थोड़ी अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। नहीं, देखिए, लगातार इस देश में डीएनए की बात बहुत होती है और डीएनए ये दिखाने की कोशिश किया जाता है कि साहब हम जो हैं वो एक हैं और ये दूसरे डीएनए वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ को जवाब इसलिए दिया गया है, और जवाब ये लगातार सवाल है कि पहले यह तय हो जाए कि इस देश का मूल निवासी कौन है। भाई अभी तो झगड़ा इसी बात का है ना कि ये आक्रांता हैं, ये बाहरी हैं, ये हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो यहाँ के मूल निवासियों का डीएनए किसका है, और यहाँ के बाहर आए हुए आक्रांता तो वो लोग भी हैं। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो मुगलों से और मुसलमानों से पहले इस देश में आए थे वो भी आक्रांता है। उन्होंने भी इस देश में यहाँ के मूल निवासियों को काटा। आपको पता नहीं है? अभी एक आपके यहाँ कोई अशोक पांडे कौन अभी बाइट दे रहे थे कि भाई एक एक जनेऊ काटते थे। कितने बुद्ध के टेंपल गिराए गए, कितने बौद्धों के सर काटे गए, किसने काटा? जब बौद्धों के सर काटे गए तब तो इस देश में मुसलमान भी नहीं था। वो कौन लोग थे, उनका परिचय कौन कराएगा? तब जब डीएनए चेक होगा तब पता चलेगा कि कौन यूरेशिया से आया है, कौन मिस्र से आया है, कौन मेसोपोटामिया की सभ्यता से आया है और कौन इस देश का नागरिक है। तब आएगी ना बात समझ में कि आक्रांता सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहे इस देश में, इससे पहले वाले भी आक्रांता रहे जो आए। और यहाँ के लोगों को कोई एक देश में नहीं हुआ है। कनाडा में जाएंगे, कनाडा के आदिवासी मूल निवासी थे, वहां जाके पहले फ्रांसीसी चले गए, इसके बाद वहां पे इंग्लैंड वाले चले गए। इसी तरह अमेरिका में भी है, वहां पे ब्लैक लोग रहते थे, वहां भी पहले फ्रांसीसी और ये लोग चले गए। तो ये पूरे दुनिया का लगभग इतिहास यही है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी, आप एक असफल मुख्यमंत्री हैं। आपकी पुलिस ने इस देश के, इस प्रदेश के 5 जिम्मेदार नागरिकों को, जिनका दोष पत्थर चलाने का था, उनकी हत्या आपने करवा दी। और अब उस हत्या पे पर्दा डालने के लिए डीएनए, संभल, फलाना, धमाका,
आप, मैं डालूंगा याचिका, मैं डालूंगा, मैं हिंदू हूं, मैं डालूंगा कि बौद्ध मठ कहां कहां पे है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है अपनी किताब में कि जो चार धाम है, इस पे पहले बौद्ध मठ हुआ करते थे। क्या करेंगे, कौन सी डिबेट ले चलेंगे? आप पूर्णिमा जी कैसे प्रोटेस्ट करेंगी, हमारे सवालों को कैसे आप जवाब देंगी, या कोई इस देश का नागरिक कैसे जवाब देगा अगर बहस इस तरफ चली जाएगी? बौद्ध मठ इस देश की पहचान है। लाइट ऑफ एशिया कहा गया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया को मतलब आरएसएस वाले नहीं समझते होंगे, उनको तो अंधेरा पसंद है, ये मैं अच्छे से जानता हूं, तभी उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी धाराएं खत्म करा दी हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि कौन नकारा और निकम्मा टाइप का प्रशासनिक व्यक्ति बैठा है उत्तर प्रदेश में, जो लोगों की हत्याएं करवा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। और आपके हिसाब से मैं अगर चलूं तो चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि फिर आक्रांता कौन है, और सिर्फ मुस्लिमों को आक्रांता कहना ठीक नहीं है, फिर ये भी तलाशिए कि और कौन कौन आक्रांता है। शरद त्रिवेदी जी अगर हैं तो कंफर्म कीजिएगा, फिर मैं उनसे इसका जवाब लूं। ठीक है, अभी नहीं है। प्रियंका जी आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बार फिर से डीएनए का जिक्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी साथ साथ कहते हैं योगी आदित्यनाथ की जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। अयोध्या का जिक्र करते हैं, संभल का जिक्र करते हैं, बांग्लादेश का जिक्र करते हैं, और खास तौर से जो अयोध्या और जो मामला अभी चल रहा है इस वक्त संभल में जो भी इशू हुआ उसका तो हवाला किताबों के जरिए भी मिलता है ना। अब उसका हवाला उन किताबों में मेंशन है जिसके आधार पर वाली किताब ले आओ, ब्लू वाली। मुझसे कुछ कह रहे हैं आप मनोज जी? नहीं, ठीक है सर, मुझसे नहीं कह रहे हैं। प्रियंका जी मैं अपने सवाल को जारी रखती हूँ। उनका जिक्र तो उन किताबों में भी मिलता है। अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या का जिक्र कर देते तो ये किससे छिपा है कि कैसे मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई गई? संभल में अगर किताबों में इसका आधार मिलता है कि कैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और अगर प्रदेश का मुखिया इस बात का जिक्र करता है और ये कहता है कि अपराधियों के खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो क्या गलत कह देते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि अपराधी कौन होता है जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है। अभी तो किसी के ऊपर अपराध सिद्ध ही नहीं हुआ, तो अभी तो अपराधी कोई है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर एक व्यवस्था थी जिस व्यवस्था के अंतर्गत वहां पर गोलियां चली और गोलियों में 5 लोगों की मौत हो गई। उस मौत का जिम्मेदार सरकार और प्रशासन और इस देश की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी, उसको जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको विदेश नीति पर बोलने का मुझे नहीं पता कि वो कितने किस हद तक बोल सकते हैं, और मुझे नहीं पता कि उसका क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, पर वो आज अपनी सरकार पर पूरी तरीके से एक सवालिया निशान लगा रहे हैं कि किस तरह से आज हिंदुस्तान का 140 करोड़ जो नागरिक है वो ये आज मतलब चिंतित है वहां पर, जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन है, अल्पसंख्यक है, उनकी सुरक्षा को लेकर। तो ये सरकार उस पर क्या कदम उठा रही है? मुझे लगता है कि आज उनके खुद के मुख्यमंत्री, उनके खुद के सांसद इस बातों पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक और हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। जो भी विदेश नीति वो अपनाते हैं, जिस विदेश नीति के अंतर्गत वो चर्चा करना चाहते हैं, वो चर्चा करें। हम पूरी तरीके से उनका सहयोग करने को तैयार है, क्योंकि वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर हमारी है तो हम पूरी तरीके से उसका निर्वहन सरकार के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। ये हमारा पूरा स्टैंड है और पूरी तरीके से क्लियर है। पर सरकार क्या कर रही है, ये एक सवालिया निशान है कि सरकार ने इससे पहले एक समिति का गठन भी किया था। उस समिति की क्या रिपोर्ट है, उस पर क्या एक्शन हुआ, जो आदरणीय जो है गृह मंत्री जी ने बनाई थी, तो मुझे लगता है कि उस पर भी बताना चाहिए कि सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिया है और आगे क्या उसकी रणनीति होगी, क्योंकि विदेश नीति का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार को देखना है, वो राज्य सरकारों को नहीं देखना। मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी वहां रह रहे अल्पसंख्यकों और हिंदू समुदाय पर पूरी तरीके से किस तरह का असर डालेगी, ये भी सोचना चाहिए कि आप अपने प्रदेश को तो संभाल नहीं पा रहे, पर आप जाकर दूसरे देश में रह रहे हमारे हिंदू भाई बहनों पर किस तरह का जो है एक पूरी तरीके से, मुझे लगता है कि इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा हमें यहाँ रहकर नहीं पता। तो हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, ना कि बयानबाजी करके अपनी राजनीति अपने प्रदेश की चलानी। अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा, आपके प्रदेश में तो आए दिन कहीं बहराइच हो जाता है, तो कहीं संभल हो जाता है, और आगे न जाने क्या क्या हो जाएगा।